बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोपी। तो आज मैं आपको एमडी कैट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा और असल मायने हम समझेंगे कि इंट्रोपी का असल मतलब क्या है। तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी हैं, आपने उनको भी हाईलाइट कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का लास्ट टॉपिक इंट्रोपी। तो जी बेटा, सबसे पहले तो आप लोग नोट करेंगे कि इंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इंट्रोपी को किससे ज़ाहिर करते हैं? एस से। ठीक हो गया। और ये इंट्रोपी ग्रीक लेटर इंट्रोपिया से निकला है। इंट्रोपिया ये यूनानी जुबान का लफ्ज़ है, ये ग्रीक लेटर है जिसका मतलब है टर्निंग टूवर्ड्स। टर्निंग टूवर्ड्स, या इसको हम सादा लफ्ज़ों में अगर कहें तो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब क्या है जी? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, मुंतकिली। तो हीट मुंतकिल होती है जिससे वो डिसऑर्डरनेस क्रिएट होती है। तो अभी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो बहरहाल इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ग्रीक लेटर इंट्रोपिया से निकला है जिसका मतलब है टर्निंग टूवर्ड्स या ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा बच्चे, जरा नोट करेंगे कि 1856 के अंदर रुडोल्फ क्लॉजियस साइंटिस्ट का नाम था जिसने सबसे पहले इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट दिया। और एक बात आप लोग जहन में रखेंगे कि इंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। ये पेपर में एमसीक्यूज भी आता है। इंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। अब ये स्टेट फंक्शन क्या है? आपको याद है, अगर आपने मेरा वो लेक्चर सुना हुआ है इंटरनल एनर्जी वाला, तो उसमें हमने स्टेट फंक्शन को डिस्कस किया हुआ है। बच्चे, आपकी फिजिक्स में और कुछ केमिस्ट्री में भी स्टेट फंक्शन है। मैंने आपको बताया था पीटीवी, यूएचएस और जी। मैंने इंटरनल एनर्जी वाले लेक्चर में बताया, अब मैं जुबानी बोल रहा हूँ। पीटीवी से मुराद, ये हमने सिर्फ याद करने के लिए लफ्ज़ बनाया। पीटीवी से मुराद है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ठीक हो गया। और यूएचएस, यू से मुराद इंटरनल एनर्जी, एच से मुराद इंथैल्पी, एस से मुराद इंट्रोपी। बात समझ आई? और जी से मुराद है गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये 7 स्टेट फंक्शन है, हमने इंटरनल एनर्जी वाले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। तो उन 7 स्टेट फंक्शन में से इंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन कहते किसे हैं? स्टेट फंक्शन से मुराद एक ऐसा वेरिएबल है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ बट इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जिसके रास्ते में चेंज आ रहा है ना। तो यही मैं लिख लेता हूं, इंट्रोपी द स्टेट फंक्शन, जिसका मतलब क्या है? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स पाथ थ्रू विच चेंजेस कैन अकर। कि ये अपने पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता जिसकी रास्ते में चेंजिंग आती है। तो ये फिर किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर और फाइनल स्टेट के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यूज है। उसके बाद बच्चे, अब मसला पता है क्या है? इंट्रोपी कैन नेवर बी मेजर्ड। इंट्रोपी की तो हम मेजर कर ही नहीं सकते। अब आप परेशान होंगे एकदम सुन के कि सर आप पढ़ा भी इंट्रोपी रहे हैं, इसको मेजर क्यों नहीं कर सकते? देखें, इंट्रोपी को आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन भाई साहब चेंज इन इंट्रोपी को आप मेजर कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट लाइक इंटरनल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद है इंटरनल एनर्जी में भी मैंने ये बात कही थी कि आप इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। और आपने फर्स्ट ईयर में पोटेंशियल चैप्टर 4 के अंदर, वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा था। तो बिल्कुल इसी तरह आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते, हमेशा चेंज को मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका चेंज हम इन्फिनिटी के लिहाज से लेते हैं। अब इंट्रोपी को भी आप मेजर नहीं कर सकते, तो यही मैंने लिखा है, इंट्रोपी कैन नेवर बी मेजर्ड बट, लेकिन चेंज इन इंट्रोपी कैन बी मेजर्ड। बट चेंज इन इंट्रोपी
कैन बी measured, लेकिन हम इंट्रोपी का चेंज मेजर कर सकते हैं। बात समझ आई? मिसाल के तौर पर इंट्रोपी का चेंज, मैं कहूं कि मुझे आज गुस्सा आया है, आप मेजर नहीं कर सकते। एक बंदा मुझे देख रहा है, मुझे गुस्सा आया, आप मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगले दिन वो मुझे देखता है, वो बताता है कि यार आज आपको गुस्सा ना कल से ज्यादा आया है। यानी कि आप किसी गुस्से को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका चेंज जरूर मेजर कर सकते हैं कि यार कल से ये आज ज्यादा गुस्से पे है। तो इंट्रोपी भी बिल्कुल ऐसा ही है, आप बता नहीं सकते कि डिसऑर्डरनेस कितनी है। इंट्रोपी का मतलब तो है डिसऑर्डरनेस, तो ये नहीं आप बता सकते। मिसाल के तौर पर आप एक बॉक्स लें, उस बॉक्स के अंदर 10 रेड बॉल डाल दें और 10 ही ब्लू डाल दें, यानी कि 10 रेड बॉल हैं, 10 ब्लू बॉल्स हैं एक बॉक्स के अंदर, और वो तरतीब के अंदर लगी हुई हैं। फिर आप उस बॉक्स को हिलाएं तो वो सारी बॉल आपस में मिक्स हो चुकी होंगी, वो बेतरतीबी हो चुकी हैं, डिसऑर्डरनेस है। बात समझ आ रही है? तो आप गुस्से को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो जरूर बता सकते हैं ना कि इस बंदे को कल से ज्यादा आज गुस्से में है, कल कम गुस्से में था आज ज्यादा है। ये आप बता सकते हैं कि डिसऑर्डरनेस पहले से ज्यादा है, तो चेंज को मेजर किया जा सकता है। उसके बाद जी इंट्रोपी की आती है डेफिनेशन। तो जी बच्चे इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस या डिसऑर्डरनेस बेतरतीबी। तो इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम, ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। तो इंट्रोपी से मुराद जनाब ये है, इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, यानी कि आप उसकी बेतरतीबी को मेजर करना चाह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं चेंज को मेजर कर सकते हैं। बात समझ आई ना? तो डिसऑर्डरनेस, नोट के अंदर मैंने यही लिखा, जस्ट लाइक इंटरनल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, it is more important to deal with change in entropy, than its absolute value। अब जगह कम है, चलिए मैं बोल देता हूं, तो आपने ये लफ्ज पूरा नोट कर लेना है। कहता है बिल्कुल इंटरनल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जगह, बिल्कुल इंटरनल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की तरह ये चीज ज्यादा मायने रखती है कि इंट्रोपी में चेंज कितना आया है, देन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट कहते हैं किसी एक पॉइंट पे, हमें इससे गरज नहीं है, हमें चेंज इन इंट्रोपी से गरज है। आप बेटा इसको नोट कीजिएगा, इंट्रोपी को डील करते वक्त हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से कोई गरज नहीं है, हमें चेंज से है। तो यही वजह है कि इसकी जब मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे बच्चे, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी, डेल्टा क्यू ओवर टी। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन है, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। डेल्टा एस का मतलब चेंज इन इंट्रोपी। तो ये वाला फार्मूला सिर्फ किसके लिए है? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक हो गया। और इंट्रोपी का फिर ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चे बताएं? तो चेंज इन इंट्रोपी को डेल्टा एस से, इसका ऐसा यूनिट, हीट का यूनिट क्या है? जूल, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। बात समझ रहे हैं ना? टेम्परेचर के 3 यूनिट हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, हीट का यूनिट जूल है, तो केल्विन ऊपर जाके क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन। तो ये बेटा नोट कर लें, जूल पर केल्विन, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इंट्रोपी। और फिर इसका बेस यूनिट क्या हो जाएगा? बेस यूनिट हम निकाल लेते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू, चले अब जब हम यूनिट की बात करेंगे ना तो फिर डेल्टा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें चेंज से गरज है तो डेल्टा लिख रहा हूं मैं साथ साथ।
इससे नहीं आपने परेशान होना। जूल पर केल्विन है ना, जूल पर केल्विन ऐसा यूनिट है। तो बच्चे जूल किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर के, न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई बाय पर केल्विन, ऐसी है ना। जूल न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, आपने पढ़ा ही हुआ है। W इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, तो न्यूटन मीटर जूल के इक्वल होता है। अच्छा जी, अब न्यूटन किसके इक्वल है? तो न्यूटन इक्वल होता है बच्चे के जी MS-2, ऐसे ही है न्यूटन। F इजिकल टू एम में आपने पढ़ा होगा, ये मैस का यूनिट किलोग्राम है, एक्सलेरेशन का MS-2, तो न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा? के जी MS-2 ज़रब m ज़रब पर केल्विन। अब इसको सिंप्लीफाई करें जी मजीद, तो डेल्टा S इजिकल टू किलोग्राम। अब देखें इसके मीटर की पावर, जिसकी पावर कोई ना उसकी पावर 1 होती है, +1 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, S की पावर -2 और ये पर केल्विन। तो ये इसका बेस यूनिट आ गया जी, नोट कर लें बच्चे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड पर केल्विन। ठीक हो गया। तो केल्विन को एज इट इज रहने देंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड पर केल्विन, केजी m की पावर 2, s की पावर -2, k की पावर -1। तो ये इंट्रोपी का बेस यूनिट है। अब हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। तो बच्चे डायमेंशन के लिए आपको पता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट डालना ज़रूरी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट ज़रूर डालेंगे। किलोग्राम किसका यूनिट है? मैस का। मीटर लेंथ का, m स्क्वायर है तो l स्क्वायर, सेकंड टाइम का, s की पावर -2 है तो t की पावर -2, और केल्विन की जो डायमेंशन है उसको K-1 ही रहने देते हैं। कुछ बुक्स के अंदर टेम्परेचर की जो डायमेंशन है ना वो थीटा लिखी होती है, θ-1 भी लिख सकते हैं, बहरहाल आप K ही रहने दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो केल्विन को नहीं आपने छेड़ना। तो बच्चे m l स्क्वायर T-2 K की पावर -1, स्क्वायर ब्रैकेट आपने ज़रूर डाल देनी है। तो ये इंट्रोपी की डायमेंशन है। और ओल्ड यूनिट क्या है जी इंट्रोपी का? ऐसा यूनिट क्या था? जूल पर केल्विन। तो जूल का जो ओल्ड यूनिट है ना, हीट का जो ओल्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट तो जूल है ना, जो ओल्ड है वो कैलोरी है, कैलोरी। तो बच्चे मैं क्या लिखूंगा फिर? डेल्टा S इज इक्वल टू CAL, कैलोरी पर केल्विन। ये नोट कर लें ये कैसे है। देखें ऐसा यूनिट क्या था? जूल पर केल्विन। तो जूल की जगह पे मैंने कैलोरी लिखा है, कैलोरी पर केल्विन। दिस इज द ओल्ड यूनिट ऑफ इंट्रोपी। और CGS यूनिट भी होता है। आप हीट का ऐसा यूनिट तो जूल है ना, तो ये जो हीट का जो CGS यूनिट है ना, सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, वो होता है अर्ग, या इसको कुछ लोग अर्ज भी पढ़ते हैं, अर्ज पर केल्विन। यानी कि बस आपने जूल की जगह पे अगर ओल्ड यूनिट है तो कैलोरी लिखना है, अगर CGS यूनिट है तो जूल की जगह पे अर्ज आ जाएगा, यानी कि अर्ज पर केल्विन। तो ये इंट्रोपी का CGS यूनिट है। तो ये सारे MCQs हैं बेटा, आप नोट कीजिएगा। अब हम साइन कन्वेंशन को पढ़ेंगे कि इंट्रोपी को पॉजिटिव कब लेना और नेगेटिव कब लेना है। तो बच्चे इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान ही है। ये सिस्टम है ना आपका, अगर किसी सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं, ज़रा तवज्जो कीजिएगा, सिस्टम है ना, सिस्टम में अगर हीट इंटर हो रही है तो आपको पता ना हीट इन वर्क आउट को हम पॉजिटिव लेते थे। तो अगर किसी सिस्टम में हीट दाखिल हो रही है, इंटर हो रही है, तो उसको हम पॉजिटिव लेते थे, आपको याद होगा। तो बिल्कुल इसी तरह इंट्रोपी भी ऐसे ही है। अगर किसी सिस्टम में हीट इंटर हो रही है, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल की डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, तो बेतरतीबी बढ़ेगी। तो जब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी तो मैं क्या कहूँगा? उसकी इंट्रोपी भी बढ़ेगी। अगर हीट पॉजिटिव है तो इंट्रोपी भी पॉजिटिव है। तो इंट्रोपी पॉजिटिव है जी कब? जब सिस्टम में हीट इंटर हो रही है, तो हीट भी पॉजिटिव, इंट्रोपी भी पॉजिटिव। अब इसका उलट तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी सिस्टम में से हीट निकलेगी तो हीट को नेगेटिव लेंगे, और बिल्कुल सिस्टम में से जब हीट निकलेगी, सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल की डिसऑर्डरनेस कम होगी।
जब कम होगी ना डिसऑर्डरनेस, मैं कहूंगा इंट्रोपी कम होगी। तो इंट्रोपी कम का मतलब क्या है? नेगेटिव। तो अगर इंट्रोपी बढ़ रही है तो पॉजिटिव है, और अगर इंट्रोपी कम हो रही है तो नेगेटिव है। ठीक हो गया? यानी कि अगर हीट पॉजिटिव है तो इंट्रोपी भी पॉजिटिव, हीट नेगेटिव तो इंट्रोपी भी नेगेटिव। ये एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद बच्चे हम आगे चलते हैं। इंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। याद रखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस की जो इंट्रोपी है ना वो कांस्टेंट होती है। इंट्रोपी को ऐसे जाहिर करते हैं ना, इन रिवर्सिबल प्रोसेस की जो इंट्रोपी है वो कांस्टेंट है। लेकिन मैंने आपको बताया है मुझे इंट्रोपी से तो मतलब ही नहीं है, हमें तो चेंज इन इंट्रोपी से मतलब है ना। जिस तरह वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जीरो है, बिल्कुल उसी तरह अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की इंट्रोपी कांस्टेंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि उनकी चेंज इन इंट्रोपी जीरो होगी, क्योंकि इंट्रोपी तो कांस्टेंट है। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। ये बात आप याद रखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का जो चेंज है ना इंट्रोपी में वो जीरो है। उसकी वजह क्योंकि इंट्रोपी कांस्टेंट है। रिवर्सिबल इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपकी बुक वाला लिखता है कि इंट्रोपी इंक्रीज करती है, लेकिन इसको भी आगे फर्दर दो हिस्सों पे क्लासिफाई किया जा सकता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की इंट्रोपी पॉजिटिव होती है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की इंट्रोपी नेगेटिव होती है जो कि लेस देन जीरो होती है। लेकिन मैं आपको इतना डिटेल में नहीं लेके जा रहा, मैंने बता दिया है। याद रखिएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपकी बुक वाला कहता है जो चेंज इन इंट्रोपी है ना वो ऑलवेज इंक्रीज करेगी। अब मैंने आपको बताया कि ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज इंक्रीज नहीं करेगी, कभी कभार डिक्रीज भी तो कर सकती है ना। वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में है। अलबत्ता स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इंट्रोपी इंक्रीज ही करती है। बहरहाल आगे है जी इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। अब ये ना कहिएगा कि आपकी बुक में नहीं है बच्चे, ये जो कॉन्सेप्ट है ना फ्यूजन का और फ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है ये वेपराइजेशन का, फ्यूजन का कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर 11 की 5वीं एग्जाम्पल में अप्लाई हो रहा है, 11.5 एग्जाम्पल, और आखिर वाले न्यूमेरिकल में मैंने न्यूमेरिकल भी अपलोड कर दी है, 11.11 न्यूमेरिकल में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इसलिए इसको समझे अच्छे तरीके से। इंट्रोपी की फ्यूजन पहले कहते हैं किसे हैं, पहले तो इस चीज को समझे ना, जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जब सॉलिड चीज लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको फ्यूजन कहते हैं। मैं दोनों को इकट्ठे पढ़ा देता हूं। और जब लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होती है, लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होती है तो उसको वेपराइजेशन कहते हैं। जब वो गैस बिखरती है ना वेपर्स की फॉर्म में, तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूजन कहलाता है, लिक्विड का गैसेज में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन है। अब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कब होंगे, ये मेल्टिंग पॉइंट हम कहते हैं इसको, एट मेल्टिंग पॉइंट MP लिख देता हूं। और लिक्विड गैसेज में कब कन्वर्ट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट पे BP। तो ये देख लें, फ्यूजन का ताल्लुक मेल्टिंग पॉइंट से है, वेपराइजेशन का ताल्लुक बॉइलिंग पॉइंट से है। और बच्चे इक्वेशन क्या थी इंट्रोपी की, डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा, अच्छा ये बात याद रखिएगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लगता है ना फार्मूला, और ये तब अप्लाई होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात भी आप लोग साइड पे लिख लें। तो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर T। तो डेल्टा Q की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा H, क्या लिखूंगा, डेल्टा H। अब फ्यूजन है ना फ्यूजन, तो H के साथ मैं F लिख देता हूं, डेल्टा HF ओवर T, और T के साथ मैं क्या लिखूंगा, MP, कि ये टेम्परेचर कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट वाला। तो बच्चे ये नोट कर लें इसकी इक्वेशन, डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H हीट ऑफ फ्यूजन ओवर टेम्परेचर कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट का। और ये हम सॉलिड और लिक्विड का 1 मोल ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। बात समझ आई, ताकि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। तो बहरहाल डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर T है ना, तो डेल्टा Q की जगह पे डेल्टा H आ गया। हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना,
तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो उस खास टेम्परेचर पर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो और जो डेल्टा एस के साथ भी मैं एफ लिख दूं कि ये जो चेंज इन एंट्रोपी है किसकी है, फ्यूजन की। अब आपकी बुक वाला ना 11.5 एग्जाम्पल में 11.5 एग्जाम्पल और 11.11 न्यूमेरिकल, इन दोनों के अंदर बस न्यूमेरिकल में माइनस है, एग्जाम्पल में प्लस है। कॉन्सेप्ट यही है, एक में एंट्रोपी बढ़ रही है, एक में कम हो रही है। तो वो जो करेंगे, डेल्टा एच एफ की जगह पे न्यूमेरिकल के अंदर ये आपकी बुक वाला लिखता है विच इज इक्वल टू एम एल एफ ओवर टी। ये भी लिख सकते हैं हम। एम क्या है, मैस किसका, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो एम एल एफ भी तो लिख सकते हैं ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एम एल एफ विच इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ। तो ये आपस में दोनों इक्वल होते हैं। बहरहाल यही फार्मूला आपके 11.11 न्यूमेरिकल और 5वीं एग्जाम्पल में लगता है। तो ये आया कहाँ से, मैंने आपको बता दिया, बस क्यू की जगह पे ये आ गया। अब आगे चलते हैं, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब लिक्विड गैस में बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, डेल्टा एस, फ्यूजन है तो एफ लिखा था, वेपोराइजेशन है तो वी लिखेंगे। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, डेल्टा एच वी वेपोराइजेशन ओवर टी। तो टी के साथ क्या लिखेंगे, टी के साथ मैं लिखूंगा बीपी, ये बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे। और डेल्टा एस के साथ मैं क्या लिखूंगा, वी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये दो इक्वेशंस हैं एंट्रोपी की फ्यूजन के ऊपर और वेपोराइजेशन के ऊपर, आप नोट कर लें। तो बच्चे अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट के मुताबिक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम एंट्रोपी की सेंस में पढ़ेंगे। याद रखेंगे जितने भी नेचुरल प्रोसेस है ना, उनकी जो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस इन्वायरमेंट ऑलवेज इंक्रीजेस। सिस्टम और इन्वायरमेंट की जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज करेगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये ज़रा तवज्जो कीजिएगा, हमने ये सिस्टम पढ़ा था ना, ये HTR है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर, ये LTR है, लो टेम्परेचर रेजरवायर। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, ऐसी है ना। अब होता क्या है, जब HTR में से हीट निकलती है तो किधर आती है, LTR में। ये सोर्स है, ये सिंक है, तो इधर से हीट निकल रही है, यानी कि आप देख रहे हैं HTR से हीट निकल रही है। तो बताएं ज़रा, जब सिस्टम में से हीट निकलेगी उसको नेगेटिव और एंट्रोपी को भी नेगेटिव, याद है ना। तो फिर क्या लिखेंगे, यानी कि HTR की में से हीट निकल रही है, मतलब एंट्रोपी नेगेटिव है, डिसऑर्डरनेस कम हो रही है, तो इसके साथ नेगेटिव आएगा। बात समझ आई। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा S1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है एंट्रोपी का, डेल्टा Q ओवर T ना। तो हीट निकल रही है तो माइनस Q ओवर T1 लिखूंगा। अब ये समझ आई आपको, माइनस क्यों आया, क्योंकि हीट निकल रही है। हीट जब निकलेगी सिस्टम में से तो हीट भी नेगेटिव, एंट्रोपी भी नेगेटिव, Q ओवर T1। अब इसमें हीट जा रही है, ये सिंक है, ये जज़ब कर रहा है, तो इसका मतलब HTR की एंट्रोपी कम हो रही है, LTR की एंट्रोपी बढ़ रही है। बात समझ आई। तो डेल्टा S2 क्या आ जाएगा फिर बच्चे, डेल्टा S2 आपके पास आ जाएगा, इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, प्लस Q ओवर T2। इसका टेम्परेचर T1 था ना, तो इसका टेम्परेचर T2। तो हमें तो चेंज इन एंट्रोपी से मतलब है। तो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S1, यानी कि जो पॉजिटिव है उसको पहले लिखेंगे। डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा S2 की वैल्यू क्या है, Q ओवर T2 प्लस डेल्टा S1 की माइनस Q ओवर T1। तो बचे प्लस माइनस माइनस, तो डेल्टा S इज इक्वल टू Q ओवर T2 प्लस माइनस माइनस Q ओवर T1 विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो ये नेट चेंज इन एंट्रोपी है Q ओवर T2 माइनस Q ओवर T1 विच इज इक्वल टू पॉजिटिव।
तो ये आप पॉज करके नोट करें, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इंट्रोपी की फॉर्म में। अब हम आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक इन प्रोसेस की इंट्रोपी निकालते हैं। तो बच्चे ये जो आपको मैंने प्रोसेस पढ़ाए थे ना, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, इस पे मेरा एक अलग लेक्चर मौजूद है, ठीक है, जिस पे हमने बड़ी डिटेल में इन सारे प्रोसेस को डिस्कस किया हुआ है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहरहाल आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं? जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। हमें इंट्रोपी से मतलब नहीं है, हमें चेंज इन इंट्रोपी से मतलब है। आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर, जिसको हम बॉयल लॉ भी कहते थे, आपको याद होगा। अब इसकी दो इक्वेशन है, एक को मैं ऊपर करके लिख लेता हूं थोड़ा सा, यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा एस चेंज इन इंट्रोपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग P1 ओवर P2। ठीक हो गया, आप नोट करने बच्चे। उसके बाद आपको पता है ना कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो बॉयल लॉ क्या कहता है, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सेम, मैं इनके प्रूव नहीं करवा रहा, जस्ट आपको एमसीक्यूज की इक्वेशन बता रहा हूं। तो चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नेचुरल लॉग। अगर इधर P1 ओवर P2 है तो इधर क्या आएगा, V2 ओवर V1। तो ये आपने दो फार्मूले याद रखने हैं चेंज इन एंट्रोपी के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर प्रेशर दिया हुआ तो आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम दिया है तो ये वाला। आर का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है ना 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। उसके बाद जी आइसोबैरिक, बैरिक का लफ्ज निकला बार से, बैरोमीटर आपने सुना होगा प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो डेल्टा एस पी एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसको आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, सीपी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर नेचुरल लॉग T2 ओवर T1। और याद रखेंगे ये जो फार्मूला है ना बच्चे, ये 1 मोल के लिए है जब n की वैल्यू 1 होगी, वरना n भी अगर n की वैल्यू 2 है तो इधर आ जाएगा 2Cp 3Cp। तो अगर n की वैल्यू 1 है, जनरल फार्मूला क्या बनेगा, NCp। तो मैं n नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने n की वैल्यू 1 ली है 1 मोल के लिए। अच्छा जी, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो डेल्टा एस वी चेंज इन इंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इधर Cp था ना, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Cv मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम नेचुरल लॉग T2 ओवर T1। अब T1 T2 का मतलब जानते हैं आप, T1 का मतलब है सोर्स टेम्परेचर, T2 मतलब है सिंक का टेम्परेचर। और ये भी फार्मूला फॉर 1 मोल के लिए लगेगा, n इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, और इधर भी लिख लेता हूं n इज इक्वल टू 1। तो वरना अगर n की वैल्यू 2 3 4 है ना, तो साथ में NR NCp NCV। अगर n की वैल्यू 1 है तो ओके। एडियाबैटिक प्रोसेस याद है, एडियाबैटिक प्रोसेस ए प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम। ना हीट दाखिल होती है ना बाहर निकलती है, तो इसमें Q तो 0 होता है। तो भाई साहब फिर चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, डेल्टा Q ओवर T। जब हीट ही 0 है तो हीट में चेंज भी नहीं आएगा, तो 0 ओवर T। तो याद रखिएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी है ना वो हमेशा 0 होगा। द चेंज इन एंट्रोपी विल बी 0 इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक हो गया, आप ये सारे MCQ जरा पॉज करके नोट कर ले। तो जी बच्चे, अब आखिर में हम पढ़ेंगे डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। डिग्रेडेशन का उर्दू में मतलब होता है तनज़्ज़ुली। आपकी बुक वाला कहता है लेट अस कंसीडर 2 वाटर टैंक। फॉर एग्जांपल 2 वाटर टैंक है, इसको मैंने नाम दे दिया वाटर टैंक नंबर 1 का, इसको वाटर टैंक नंबर 2 का। एक का टेम्परेचर हाई है, एक का टेम्परेचर लो है, अभी इनके दरमियान कुछ नहीं है, यानी कि कोई कनेक्ट नहीं की हुई कोई चीज़ हमने। तो जो हाई टेम्परेचर वाला वाटर टैंक है ना, उसमें पानी के मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। जो लो टेम्परेचर वाला है उसमें वाटर टैंक के पानी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो अभी ये एनर्जी कहीं यूज़ नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही मैं वाटर टैंक नंबर 1 और वाटर टैंक नंबर 2 के दरमियान एक कनेक्टिंग रॉड अटैच कर देता हूँ, कनेक्टिंग रॉड,
और आपको पता है ना बच्चे, नेचर का उसूल क्या है कि हीट फ्लो करनी शुरू कर देगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हाई से लो की तरफ हीट फ्लो करना शुरू कर देगी, यानी कि हीट विल फ्लो फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू अ लो टेम्परेचर थ्रू द कनेक्टिंग रोड, या इसको कंडक्टिंग रोड भी कह सकते हैं। कनेक्टिंग की जगह पे कंडक्टिंग भी लिख सकते हैं, कंडक्टिंग और कनेक्टिंग रोड। ये जिनको कनेक्ट कर रहा है, या कंडक्ट मतलब गुजरना, जिसमें से हीट फ्लो कर जाए। तो हीट हाई से लो की तरफ फ्लो करनी शुरू कर देगी। अब आप देख रहे हैं कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के दरमियान कोई इंजन नहीं नज़र आ रहा आपको, तो हमें फिर ये एनर्जी ज़ाया होती हुई नज़र आ रही है, मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा। तो ये ही एनर्जी की तनज़ुली है। तो यही मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखा है, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी की ये डेफिनेशन है बच्चे। इन ऑल नेचुरल प्रोसेस, जितने भी कुदरती अमल है, एनर्जी टेंड्स टू पास फ्रॉम अ मोर यूजफुल फॉर्म टू लेस यूजफुल फॉर्म। एनर्जी कहां से कहां मूव कर रही है? मोर टू लेस, हाई से लो। तो वो सारे प्रोसेस की एनर्जी ज़ाया हो रही है। और आखिर में आपकी बुक वाला लिखता है जी, हीट डेथ व्हेन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब जाहिर बात है, हीट हमेशा ज़ाया हो रही है, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर रहे। तो जब आपकी कायनात की, यूनिवर्स की एंट्रोपी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीट डेथ। तो बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 11 समझ आ गया होगा। ठीक है, आप लेक्चर को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। ठीक है, आपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दिया करें। तब तक के लिए मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।